तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। और ऐसे माहौल में जितना ज्यादा आप लोग अपने घरों में रहेंगे उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और जो कोरोना योद्धा हैं, पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों का आपसे कहीं ना कहीं ये कहना भी है कि आप अपने घरों में रहेंगे तो हम इससे लड़ लेंगे। आप जितना ज्यादा अपने घर में रहेंगे हमें उतनी ज्यादा आसानी होगी इस वायरस से लड़ने में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अचूक उपाय क्या है? इम्यूनिटी बढ़ाने की खास बात, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 युक्त चीजें लें, ये जरूरी है। आपको बीच में बता देते हैं, रोजाना मुट्ठी भर ले सकते हैं बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, एक मुट्ठी आप सबका ले सकते हैं। 40 से 60 मिलीग्राम तक विटामिन सी ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना 12 से 14 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। गर्मी के इस मौसम में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मिक्स सीड्स लें, इसमें सूर्यमुखी, मगज, अलसी, चिया सीड्स शामिल करें। सोने से पहले हल्दी वाला 1 ग्लास दूध रोज लें, यह रोग शक्ति को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। मांसपेशियों, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोटीन जरूर लें। खाने में मुट्ठी भर चना, अंकुरित दालें, दूध, दही, पनीर का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। बाजार से सब्जी या फल लाएं तो गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है। डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोजन का इस्तेमाल न करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खास बातें आपको बता रहे हैं। शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। बच्चों को रोजाना 45 मिनट से 1 घंटे की खेलकूद या एक्सरसाइज जरूर कराएं, लेकिन अपने घर पे करवाएं। तो वो तमाम चीजें हैं जो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा बढ़िया रहेगी उतना ही वायरस से आप इससे लड़ पाएंगे। तो चर्चा लगातार जारी है। कोरोना योद्धाओं से हम आपकी बात करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रामकेश सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक तो डॉक्टर, दूसरे वर्दी वाले, आप लोग जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आप लोगों को सैल्यूट करते हैं खबर फास्ट की तरफ से। और आप तो ऐसे लोगों का इलाज कर रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित आपके पास आते हैं। कैसे सब मैनेज कर पाते हैं आप? क्योंकि ये भी एक चैलेंजिंग घड़ी है, एक चुनौती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है शमशेर जी। एक्चुअली जब हम अस्पताल के अंदर हमारे मरीजों का इलाज करते हैं और जब ओपीडी के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स और सस्पेक्टेड पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि उस मरीज का इलाज करना, उस मरीज को स्वस्थ कर वापस उसके घर भेजना, एवं इसके साथ साथ हमें हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमें सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यह बीमारी एक नई बीमारी है, तो हमें इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकना। ये बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे साथ होती हैं। जब हम हमारे ओपीडी के अंदर या आईपीडी में जहां मरीज भर्ती रहते हैं वहां पर रहते हैं, तो एक मेंटल प्रेशर और टेंशन होता है। बट कहीं न कहीं समुचित प्रयास और एक माइंडफुल सोच समझ करके, सिंसियरिटी के साथ, और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लेकर के मन में अपने हिम्मत और ऊर्जा के साथ हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको देखते हैं हम लोग, उन्हें भी संबल प्रदान करते हैं और उनको ट्रीटमेंट करते हैं और अपने आप को भी मनोवैज्ञानिक और मेंटली तरीके से स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सबसे जो कड़ी होती है, जो जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, हमारा परिवार है। और उस कड़ी को अक्सर हमने देखा है कि कभी कभी ऐसी स्थितियों में वो कमजोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपका क्या कहना है? क्या आप आपसे जुड़े वो लोग हैं, उनके जो परिवार हैं, वो इस वक्त इस कड़ी को मजबूती के साथ जोड़ने में मदद कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको कोई डर बना रहता है, किसी प्रकार का उनको रहता है? शमशेर जी, हाँ, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम एक चिकित्सक के साथ साथ हमारा भी परिवार है। और मैं मेरे लेवल पर बात करता हूँ, मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, फिजिशियन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, और मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर नीलकमल, वो भी एक चिकित्सक हैं जो जयपुर सीएमएचओ में कार्यरत हैं। सबसे बड़ी चीज ये होती है किसी भी चिकित्सक को लेके, जब वो पेशेंट्स के लिए एक्सपोज होता है तो उसके परिवार वालों को और उसके आसपास की कम्युनिटी में भी इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए बहुत सारी चीजें रहती हैं, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि हम भी एक इंसान ही हैं, तो हमारे दिमाग में भी नो डाउट कहीं न कहीं इस तरह की चिंताएं हमारे दिमाग में भी रहती हैं। बट कहीं न कहीं जो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट
और जो पेशेंट्स की लेवल पर जो खुशी होती है उससे हमें राहत मिलती है। बट जब भी हम अस्पताल जाते हैं तो पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं। उसके अलावा कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपोजर पेशेंट से कम हो, तो हम जिस तरह से बचाव कर सकते हैं उसको ध्यान रखते हैं। तीसरी चीज यह होती है कि हम आपस में भी एक दूसरे को हिम्मत बनाते रहते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, सहयोग करते हैं। आप लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत से डॉक्टर्स के ऐसे गीत आते हैं, वो गुनगुनाते हैं। इसके साथ साथ शेरो शायरी के जरिए, कविताओं के जरिए और भी तमाम तरीके हैं जो आप लोग करते हैं। तो आपकी जो टीम है या आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए क्या इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? आपके सहयोगी हैं, बिल्कुल साथी हैं, बिल्कुल या आप हैं? बिल्कुल बिल्कुल शमशेर जी, इस चीजों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अच्छा, अकेला मैं थक जाएगा, आपको मिलकर जोर आपको लगाना। आपको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप गुनगुना दें, क्योंकि जो आप गाएंगे, जो आप बोलेंगे और दूसरे लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा कि देखिए कितना संकट के इस काल में भी इन लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान है और गाते गुनगुनाते हुए कोरोना को मात देना चाहते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, मिल कर के जोर लगाना, एक अकेला थक जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिल कर के जोर लगाना, कोरोना को है हमें हराना, इंडिया को है हमें जिताना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। जय हिंद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने एक संदेश भी दिया है और अपने जो मन में जो भाव इस वक्त आपके चल रहे हैं, उन बातों से हमें पता लगता है, इस गाने के माध्यम से पता लगता है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, जो प्रशासनिक तैयारियां हैं, आप लोगों के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किट्स की बात कर लें, वो प्रॉपर आप लोगों को मिल पा रही हैं, सही हैं, दुरुस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर हमें पीपी किट्स और मास्क मिल रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और अभी हमें पूर्ण रूप से मिल रहे हैं, काफी दुरुस्त हैं और पूर्ण रूप से प्रशासन और सरकारों का सहयोग है। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई के अंदर चिकित्सक समुदाय, प्रशासन, सरकारों के साथ साथ आमजन भी, मीडिया वर्ग, सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। अच्छा, आपके अगर मैं राजस्थान की बात कर लेता हूं तो वहां भी बहुत ज्यादा तादाद में मरीज आ गए हैं। आपके इलाके की बात करें, कितने संख्या इस वक्त पहुंच चुकी है? और कुछ ऐसे भी बिल्कुल लोग होंगे जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको क्या कहेंगे आप? क्या संदेश देंगे कि डरना नहीं है, आइए जांच कराइए, क्योंकि जांच के बिना तो इस बीमारी के बारे में हम जब तक पहचान कर पाएंगे तब तक देर हो जाएगी, अगर जांच नहीं कराई तो। बिल्कुल, लगभग राजस्थान के अंदर हम बात करें, लगभग 1300 साढ़े 1300 केस हो चुके हैं। जयपुर के अंदर लगभग 400 साढ़े 400 केसेस हैं। इसके अलावा ठीक है, बीमारी एक दूसरे से फैल रही है, बट इस बीमारी के अंदर मैं आमजन को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि सावधानी और बचाव ही इस बीमारी का उपचार है, इसके साथ साथ हमें आमजन की सहयोग की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि वहीं कहीं उनके कॉन्टेक्ट की हिस्ट्री है, किसी इस तरह के मरीज के कॉन्टेक्ट में आए हैं, या फिर उनको खांसी जुकाम बुखार है, तो उनको उस बीमारी को छुपाना नहीं है। आपको अपनी समस्या को लेकर के निकल करके अपने चिकित्सक से परामर्श लेना है और जिस तरह से चिकित्सक की राय आपको मिलती है उसको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वारंटाइन का टाइम मिलता है तो घर पर ही रहना है, आइसोलेट रहना है तो आइसोलेट रहना है, और जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी सावधानियां सरकार द्वारा, चिकित्सकों द्वारा आमजन को बताई जा रही हैं, अगर आमजन उन सावधानियों को तरीके से पूर्ण ईमानदारी के साथ ध्यान रखता है और अपनी ईमानदारी के साथ उन चुनौतियों को, स्थिति कैसी देखते हैं डॉक्टर साहब आप, डॉक्टर रामकेश जी? जो इस वक्त स्थिति है भारत में, वो उसको आप कहाँ देखते हैं? हम पूरी तरह से अभी सुरक्षित हैं, स्थिति नियंत्रण में है, बहुत ज्यादा अभी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, एक चिकित्सक और मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते, और मैं प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल, राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में एक ग्राउंड लेवल वर्कर हूँ। पेशेंट्स जहां आते हैं वहां काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, इवन राजस्थान प्रदेश में कह सकता हूँ स्थिति नियंत्रण के अंदर है, बट अभी भी हमें जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको हमें बखूबी निभाना होगा। इस तरह से ही हमें उन जिम्मेदारियों को और उन सावधानियों का पालन करना होगा, एक दूसरे को सहयोग करना होगा। हर व्यक्ति को, सरकारें, चिकित्सक, प्रशासन, मीडिया वर्ग, आमजन, सब व्यक्तियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, कहीं न कहीं इस कर्फ्यू के अंदर एक दूसरे को इवन खान पान का सहयोग है, इसको भी देते हुए और आमजन और भाईचारे के साथ मिलकर हम काम करेंगे तो बिल्कुल
हम बिल्कुल अभी भी इस कंट्रोल में, और आगे वायरस भी से कंट्रोल में रहेगी। हिंदुस्तान जीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रामकेश सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल से, जो कोरोना के मरीज जहां पर इलाज कराने आते हैं जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल से, उनका इलाज करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर उनका इलाज करते हैं। और ये कहते हुए उनको बिल्कुल भी इस बात की झिझक नहीं है कि हम तत्परता के साथ लगे हुए हैं, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, परिवार का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। लेकिन जनता से लगातार अपील हम कर रहे हैं कि वो हमारा सहयोग करें, इस बीमारी से, इस वायरस से घबराए नहीं, डरे नहीं, इलाज कराएं, प्रॉपर तरीके से जांच करवाएं। हमारे साथ सुब्रत पाठक हैं, यूपी के कन्नौज से आते हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुब्रत पाठक जी, कोरोना संक्रमण के मामलों में यूपी ने भी 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की बात करूं, सरकार के काम से कितने संतोष आपको है, कितना संतोष है, काम सही हो रहा है, चाहे केंद्र की बात करें या अलग अलग प्रदेशों की सरकारों की बात करें, कितनी स्थिति कंट्रोल में आपको नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसलिए नहीं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम्म। लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस महामारी के खिलाफ एक जिस प्रकार से लड़ने की जो प्लानिंग की है, हम्म। आज उसी का नतीजा है कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत को एक दूसरे नजरिए से देख रहा है। आज WHO भी हमारे भारत की तारीफ कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज भारत ने जिस प्रकार से इस महामारी से लड़ने का जो संकल्प दिखाया है, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं समझता हूँ, या मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर यहाँ के ऊपर स्थिति यदि कोई दूसरी होती, या हम कहें कि अगर हमारी वही पुरानी बेमेल सरकार होती जो 2014 से पहले हुआ करती थी, तो आज भारत के हालत कितने खराब हो जाते। और इसी प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है। हाँ। मैं निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सिस्टम को एक तैयार किया है कि इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए, और वास्तव में जिस जिस तन्मयता के साथ में उन्होंने आगे आकर इस लड़ाई को लड़ा है, और वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी इसमें विशेष योगदान है कि आज उत्तर प्रदेश में इसको हम लोगों ने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है। सुब्रत जी, आपने एक बात कही कि पहले सरकार होती तो शायद कंट्रोल नहीं कर लेती, लेकिन कई राज्यों में अब भी ऐसी सरकारें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है या उनका किसी प्रकार से उनके साथ गठबंधन नहीं है। तो वहां की स्थिति की मैं बात करूं, आपको देखिए लगता है कि वहां सब कंट्रोल में है? केंद्र के अलावा देखिए राज्य सरकारों की बात कर लेते हैं। देखिए जहाँ के ऊपर जिन राज्य सरकारों ने केंद्र के साथ में मिलकर काम किया है, और तो निश्चित रूप से जो केंद्र के जो निर्देशों का जिन्होंने पालन किया है, मैं समझता हूं कि वो चाहे कोई भी राज्य हो, वो निश्चित रूप से उन्होंने इस लड़ाई में कंट्रोल किया है। लेकिन जहाँ के ऊपर उनमें केंद्र कांग्रेस भी के है क्या? निर्देशों, उनमें सारे लोग हैं, और जहाँ के ऊपर इनका पालन नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं जहाँ के ऊपर वोट बैंक की राजनीति आड़े आ गई है, तो ऐसा कोई भी स्टेट है वो हम सब देख रहे हैं, वहाँ के ऊपर स्थिति तेजी के साथ बिगड़ रही है। महाराष्ट्र हमारे सामने उदाहरण। नहीं, अगर कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जहां पर स्थिति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां पर भी नाजुक है, ऐसा नहीं हम कह सकते। कोशिश लगातार जारी है, इसमें संदेह नहीं है। उसके साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपने 2014 का जिक्र किया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन जहां जहां पर अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो केंद्र के साथ मिलकर चल रही है, तो ये कह सकते हैं ना हम कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं, उनके जो नेता हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, तो कह सकते हैं हम। अरे नहीं, हम बिल्कुल जो राज्य जहाँ के ऊपर हमने फिर कहा कि जिन राज्यों ने केंद्र से तालमेल मिलाकर काम किया है, जिन राज्यों ने केंद्र के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों का जिन्होंने पालन किया है, और निश्चित रूप से वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और वो कहीं ना कहीं इस महामारी में उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जिन्होंने केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया, वोट बैंक की राजनीति जहाँ के ऊपर भी आड़े आई है, वहाँ के ऊपर संकट है। मेरा सिर्फ इतना ही कथन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में खबर ये आई कि कोटा से छात्रों को तो बुला लिया जाता है, जो कोटा में पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन मजदूरों को नहीं बुलाया जाता। आपकी पार्टी के सहयोगी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो ये बात कहते हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, एक निश्चित रूप से ये भी कहीं ना कहीं हमारी संवेदना उन तमाम मजदूरों के साथ भी है जो देश भर में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं।
लेकिन सही मायने में ये जो छात्र थे जो कोटा में पढ़ने के लिए गए हुए थे, ये छात्र कोई ये सभी कोई संपन्न घरों के लोग नहीं है। और जो संपन्न घरों के लोग थे वो तो अपने 4 पहिया की गाड़ी से कब के अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये जो गरीबों के जो बच्चे हैं, जो वास्तव में इन परिस्थितियों में जो आज कोटा में फंसे हुए थे, कैसे उनका लालन पालन हो रहा था, कैसे वो उनके अपने माँ बाप से दूर थे, उन परिस्थितियों को समझते हुए आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत सराहनीय निर्णय लिया और उन बच्चों को उत्तर प्रदेश में लाकर उनके घरों पर पहुंचाने का काम किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे में अगर वहां से हम बच्चों को लेकर आते हैं तो फिर जो आवागमन की स्थिति हो जाएगी, आना, अपने परिवार के साथ रहना, और हम ये तो चाहते हैं कि जहां जो है वो वही रहे। प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं कि जो जहां है वही रहे, तो क्यों बुलाया जा रहा है? नहीं, अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी देखा आपने कि जब हमारे बहुत सारे प्रवासी मजदूर लोग अभी उत्तर प्रदेश में जब आए थे और जब जो दिल्ली से निकले थे, अलग अलग राज्यों से जो पैदल चल रहे थे, उनको जिलों जिलों में हम लोगों ने रोक दिया था। या उसके साथ साथ भी जो तमाम सारे लोग जो गांव में आ गए थे, तो वो उनको गांव के बाहर भी हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रोका था। तो करीब करीब 14 दिन रहने के बाद में उनका परीक्षण करके फिर वो सारे लोगों को लेकिन अपने थोड़ा अपने घर रिस्क जाने दिया है। थोड़ा रिस्क तो है सुब्रत जी, थोड़ा रिस्क तो है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक ही बस में, एक मिनट, एक ही बस में अगर 30 से 35 बच्चों को लेकर आया जाता है तो फिर कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी? रिस्क तो है। नहीं, अब रिस्क है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा रिस्क उठानी भी पड़ती है। अभी बच्चे जो इतनी दूर अपने माँ बाप से कोटा में थे, और ये साधारण परिवारों के बच्चे थे, गरीबों के बच्चे थे, ये मिडिल क्लास मजदूर तो फैमिलीज उससे भी कमजोर श्रेणी के लोग होते हैं, और उनको भी निश्चित बुला रूप से लिया होता। जो मजदूर हैं, हम लोग उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से हर स्टेट के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति की है। किसी भी स्टेट में हमारे फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति है, आज जो उसके लिए तुरंत व्यवस्था वहाँ के ऊपर उपलब्ध कराई जा रही है। मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र के लिए बताता हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन 2500 लोग जो आज बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको मेरे ऑफिस से उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों से बात करके उन तक मदद पहुंचाने का काम हुआ है। तो ऐसे करके जब केवल 2500 लोग जो केवल मेरे द्वारा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिनका मेरे पास में पूरा आंकड़ा है, उनको हम लोगों ने जिस प्रकार से मदद कराया, तो आप सोचो कि उत्तर प्रदेश के कितने ये जो आप लोग मदद कर रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि जहां जहां पर लोग फंसे हुए हैं, आपको उन सरकारों पर भरोसा नहीं है, या उन लोगों की ज्यादा आपको चिंता जो वहां पर गए हुए हैं? सरकारों पर भरोसा नहीं है या फिर चिंता ज्यादा है? देखिए, विषय सरकार का भरोसा या चिंता का नहीं है। विषय ये है कि वो हमारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर अगर गए हुए हैं तो किन हालातों में वो गए हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश से बाहर अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए हुए हैं, और वो लोग वहाँ के ऊपर अगर आज फंसे हुए हैं विषम परिस्थितियों में, तो उत्तर प्रदेश के एक अभिभावक के नाते जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो उनकी चिंता किया है, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के ऊपर उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनकी वहाँ के ऊपर व्यवस्था जरूर रही होगी, लेकिन उसके साथ साथ भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी चिंता की। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो पूरा देश एक है, प्रधानमंत्री मोदी को फिर ऐसा कर देना चाहिए कि फ्लाइट शुरू हो जाए और जहां जहां हमारे लोग फंसे हुए हैं, जिन जिन देशों में, वहां से उनको बुला लिया जाए, आ जाए सबके देखिए, आप आ रहे हैं लोग, आपने देखा कि अभी लॉकडाउन से शुरू होने से पहले कितने सारे लोग बाहर से लाए गए, और उसके बाद में भी तो बुला लेना चाहिए, अब भी बुला लेना चाहिए। आएंगे ना, अभी तो चूंकि अब जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण से आज फ्लाइट चल रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लॉकडाउन सारे देश में है, दुनिया के कई देशों में। आप लोग क्यों नहीं ऐसा करते कि अगर कोई दिक्कत है तो उनकी सरकारों से बात करें, छात्रों को कोई समस्या है तो वहाँ की सरकार से आप लोग बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करें और समस्या का हल निकालें। ऐसे बुलाने से दिक्कत हो जाएगी। हमारा सिर्फ एक सुझाव है, आप अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वो मैं समझता हूँ कि वो इसी प्रकार की स्थिति है कि जहाँ के ऊपर भी उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति देश भर में कहीं फंसा है, तो वहाँ की सरकारों से बात करके उनकी व्यवस्था वहाँ के ऊपर कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश से कोई व्यवस्था नहीं भेजी जा रही है, लेकिन हमारे अधिकारी संबंधित सरकारों से बात करके और वहाँ के ऊपर वहाँ व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। अब रही है बच्चों की बात, तो मैं फिर इस बात को कहता हूँ, देखिए, एक मानवीय स्थिति है, इस बात को हम सबको समझना चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं, और हमारे बच्चे, वो खासकर ये बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे, ये गरीबों के बच्चे थे जो कोटा में पढ़ रहे थे। ये फैसला राज्य सरकार ने ही ले लिया अपने स्तर पर, या केंद्र के किसी प्रतिनिधि से आप लोगों ने बात की, उन लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कह दिया कि हाँ आप ये कदम उठा सकते हैं? नहीं, या ये अपने विवेक से लिया गया निर्णय है यूपी के मुख्यमंत्री का?
अब अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई फैसला लिया है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश चले लगता है फैसला लिया होगा। जी जी। हाँ तो कुल मिलाकर उन्होंने जो फैसला लिया है तो ये फैसला मानवीय फैसला है। और जैसा हम सब ने देखा इधर मुख्यमंत्री जी के, हम लोगों ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को देखा है, इस महामारी में मुख्यमंत्री जी के अभिभावक का रूप निकलकर सामने आया है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से जिस प्रकार से आगे आकर एक परिवार के मुखिया के रूप में जो मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम किया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। और ये फैसला भी उनका कहीं ना कहीं मैं इसकी सराहना करता हूँ। और खासकर उत्तर प्रदेश के गरीबों के बच्चे और पिछड़े जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे जो कोटा से लाए गए हैं, ये मैं इस काम की सराहना करता हूँ। अच्छा, एक और अहम सवाल आपसे पूछना था मुझे। आपने पहली सरकार का जिक्र किया, ऐसा होता तो हो जाता। आप ये पूरी दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में स्थिति को नहीं बिगड़ने देगी सरकार, केंद्र सरकार? देखिए, अब कहावत कही गई ना, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो देखिए, वो तो हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो मोदी जी के हाथ में भी नहीं है। लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्था कर सकते थे मोदी जी ने किया है। और भारत के संसाधनों को देखकर जिस प्रकार की स्थितियों को मोदी जी ने संभाला है, मैं इस बात को फिर से कहूंगा कि वास्तव में हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं जितना मोदी जी को समझता हूं, आप देख लेना, नरेंद्र मोदी जी अपना सर्वस्व इस लड़ाई में लगा देंगे। बहुत से देशों के साथ हमारी बातचीत होती है, अमेरिका हो, चीन हो या और भी तमाम बड़े मुल्क हैं। हम भी उनको यहाँ कुछ दवाएं सप्लाई कर रहे हैं। चाइना से भी हमारे पास कुछ जांच किट आई हैं, लगभग 9 लाख के 9.5 लाख के आसपास आ चुकी हैं। तो चाइना को एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि वायरस वहाँ से फैला, दूसरी तरफ अगर हम बात करें मदद की, तो हम उनसे मदद की भी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मदद हो जानी चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से इस वक्त जो खेल चल रहा है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप, सुब्रत जी? देखिए, अब मैं बहुत सही बात अगर आपसे कहूं कि जिस चीज की मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि हमको बोलना ही नहीं चाहिए। जी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है, ये तो मुझसे कहीं ज्यादा हमारे सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग इस बात को समझते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी देश के हित में होगा, मुझे भरोसा है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो काम करेंगे। छोटी सी अपील और आपसे चाहेंगे आम आदमी से, क्या करेंगे आप? देखिए, मेरा आम आदमी से मेरा सिर्फ एक यही अपील है कि देखिए, जिस लड़ाई की अभी हमारी लड़ाई किससे हमें मालूम नहीं है, हम किससे लड़ रहे हैं हमको जानकारी नहीं है, ये हमारा दुश्मन अदृश्य है, उसकी ताकत क्या है क्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसे समय पर कि जब हमारी लड़ाई किससे है हमको ये जानकारी नहीं है, तो इस लड़ाई की दवा कोई नहीं है, लड़ाई का कोई हथियार नहीं है। इस लड़ाई का यदि कोई हथियार है तो सही मायने में ये लॉकडाउन ही इसका हथियार है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग का यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में हमको विजय मिलेगी। इसलिए मैं देश की जनता से यही अपील करूंगा कि हमारे केंद्र हमारी राज्य सरकारों के निर्देशों का हम सभी लोग पालन करें और अपने जीवन में सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग निश्चित रूप से उसको अपनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही सारे कामों को करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत जी, हमारे साथ जुड़े आप, बीजेपी सांसद जिनसे हमने बातचीत की और कई ऐसे अहम मुद्दों पर हमने चर्चा करने की कोशिश की जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। और राजस्थान में जिस तरह से कुछ छात्र हैं जिनको योगी सरकार की तरफ से अपने प्रदेश में लाने की बात चल रही है, कोशिश की जा रही है, और कुछ इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी की जा रही है। लेकिन अहम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है, जो जहां है वो वहां रहे, जितने ज्यादा हम वहां पर रहेंगे उतने ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ सतपाल सिंह हैं, सीएम फ्लाइंग के सदस्य इंस्पेक्टर हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। थैंक यू शमशेर जी। सतपाल सिंह जी, आप लोगों की मुस्तैदी जब देखते हैं, आप लोगों के काम को जब देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान सुरक्षित है तो वर्दी वाले, या तो वर्दी वाले वर्दीधारी, खाकी वाले, सुरक्षा बल, या फिर डॉक्टर, ये वो लोग हैं जो देश को बचा रहे हैं। आप लोग ड्यूटी पर तैनात रहते हैं 24 घंटे 7 दिन। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को तनाव भी होता होगा, लेकिन उस तनाव को दूर करने के लिए भी आप तमाम तरीके अपनाते हैं। आप लोग क्या करते हैं इस तनाव को दूर करने के लिए? जी, हम 24 घंटे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ड्यूटी देता रहता है, ड्यूटी करता रहता है। हम तनाव में भी होते हैं, लेकिन हम देश की
जनता को बचा के लिए वो तनाव हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए देश की जनता पहले है। इस महामारी से बचाने के लिए हम जी जान से लगे हुए हैं और अपने जो हमारे पुलिस बल के जवान हैं उनके मनोबल के लिए हम सॉन्ग के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं जी। और इससे जनता हम पर चाहेंगे असर भी कि होता है आप और जनता मानती भी है। एक बार वो आप सुनाए भी दें जो तरीका आप लोग अपनाते हैं, हम चाहेंगे कि गुनगुना दें। और ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग इस वक्त ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन आपके डेडिकेशन को दिखाना भी न्यूज चैनल का फर्ज बनता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। जी 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 सुनिए। हरियाणा की पुलिस सेफ्टी कर रही भाई रे, हरियाणा की पुलिस सेफ्टी कर रही भाई रे, घर में बैठे रहियो बार महामारी आई रे, घर में बैठे रहियो बार महामारी आई रे, सबने बचावे मुस्लिम होते सिख ईसाई रे, सबने बचावे मुस्लिम होते सिख ईसाई रे, अपनी जनताओं पे लाते खड़े सिपाही रे, अपनी जनताओं पे लाते खड़े सिपाही रे। मेरा सुना मेरा अच्छा बस आगे ना आगे ना और आगे ना थोड़ा लक्ष्मण रेखा पार करो ना भलाई रे, लक्ष्मण रेखा पार करो ना भलाई रे, अपनी जनताओं में लाते खड़े सिपाही रे, अपनी जनताओं में लाते खड़े सिपाही रे। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने हमें ये गीत के माध्यम से सबको एक मैसेज दिया है सतपाल जी। और हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग भी सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और इस देश को बचाने में आप लोगों का जो योगदान है, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमने आपको उनका गाना भी सुनाया और काम करते करते, ड्यूटी पर काम करते करते जो है वो गाना भी हमें सुना रहे हैं अपने तरीके से, अपने अंदाज में। बहुत बहुत आभार आपका। हम आपको कपिल वशिष्ठ के पास लिए चलते हैं। भरतपुर के कामा से हमारे संवाददाता हैं, वहां के हाल को जान लेते हैं। कपिल, भरतपुर के कामा में क्या स्थिति है कोरोना संक्रमण को लेकर? जी बिल्कुल शमशेर, मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा, राजस्थान में जयपुर के बाद में भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा 93 मरीज निकल चुके हैं। यहाँ के जो हालात हैं वो एक बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। प्रशासन, यहाँ के जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया है और संभालने के साथ ही बयाना में तो पूर्व सैनिक संभाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से ये बिल्कुल सटा हुआ है, यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे पीछे जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, प्रतिबंध के बावजूद जहाँ गुटखा और सुपारी बिके हुए हैं, वह पीछे उनकी तलाशियां ली जा रही हैं। तलाशी करने के बाद बैरिकेड को, वाहनों को करने दिया जा रहा है। जो मेवात का क्षेत्र है, मेवात के क्षेत्र में अभी तक यहाँ पर 5 मरीज निकले हैं, जिसका कारण है कि जो पुलिस और प्रशासन ने जो यहाँ व्यवस्थाएं की हैं, व्यवस्थाओं के चलने के बाद ही यहाँ पर मरीजों की संख्या में एकदम ग्राफ आई है। कपिल, मरीजों के आंकड़े में कुछ नियंत्रण जैसे आपने का नजर आ रहा है। सहयोग की बात कर लेते हैं, आम आदमी कितना पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक नजर आ रहा है, काम को कितना सहयोग कर रहा है और जांच में कितनी भागीदारी निभा रहा है आम आदमी? ये आम आदमी पूरी तरीके से जांच में सहयोग कर रहा है। यहाँ सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में जब लॉकडाउन के अंदर जब क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम में भी कई छुटपुट वारदातें आ रही है। पुलिस को काफी परिश्रम और मेहनत करनी पड़ रही है क्राइम को कंट्रोल करने में भी। लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी खुद सूझबूझ का परिचय दे रहा है। परिचय देने में चेहरों पर मास्क लगा रहे हैं। 1 या 2% लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी के चेहरों पर मास्क है। व्यापारी वर्ग बिना मास्क वाले लोगों को कोई सामान नहीं दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल वशिष्ठ भरतपुर से ताजा अपडेट देने के लिए। आज हम चर्चा इस मुद्दे को लेकर कर रहे थे कि जो देश में कोरोना संक्रमण है उससे जो योद्धा लड़ रहे हैं वो किस तरह से लड़ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को तनाव से बाहर निकाल रहे हैं और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। एक तो ड्यूटी और ऊपर से लोगों को समझाने का तरीका, वाकई में इन लोगों का जो काम है वो सैल्यूट करने के बराबर है। साथ साथ हमने कुछ जगहों से ये भी आपको अपडेट दिया, जानकारी दी कि वहां पर फिलहाल हालात कैसे हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी, सबसे अहम यह है कि आप लोग जितने ज्यादा अपने घर में रहेंगे उतने सुरक्षित रहेंगे और उतना बेहतर तरीके से हिंदुस्तान कोरोना संक्रमण की इस जंग में जीत पाएगा। फिलहाल की स्थिति की जहां तक बात आती है तो यही अपडेट अभी तक मिल रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, अभी इतनी ज्यादा नाजुक नहीं हुई है। कुछ जगहों को छूट दिया जाए, वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं, वहां पर एक तरीके से रेड जोन उन इलाकों को घोषित कर दिया गया, लेकिन जहां जहां स्थिति अभी ठीक है वहां और बेहतर हो जाए, इसके लिए आप घर में रहें और जितने ज्यादा आप घर में रहेंगे उतना हम सब सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।